कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग मिले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन फिजिक्स का। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, चलो मैं आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको इस चैप्टर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ओवरव्यू पता होना चाहिए। मतलब मोटी मोटी चीजें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आती हैं, तभी आप इस चैप्टर को और आसानी से कर सकते हैं और आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, खासकर जब न्यूमेरिकल पार्ट। बाकी थ्योरी वाला पार्ट आपको बगैर इंटीग्रेशन उसके भी समझ में आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वहां तक, जहां तक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वहां तक तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद की जब मैं क्लास अगली बार लूंगा तो उसमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए परेशान नहीं होना है। कल आपके पास एक वीडियो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपके पास पहुंच जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको 11th की फिजिक्स में जितना भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम आएगा उतना। कि अभी आपके स्कूलों में मेरे ख्याल से 12th में, अगर आप 11th में होंगे तो अभी आपके स्कूलों में मैथ्स में तो नहीं पढ़ाया गया होगा। अगर वैसे पढ़ा दिया गया तो ठीक है, मैथ्स में ज्यादा है, फिजिक्स में थोड़ा सा कम है। सॉर्टेड पार्ट है, जो हमारे मतलब की बातें हम उतनी सब सीखेंगे। उसकी वीडियो आपको आज शाम, या आज शाम तो नहीं, कल सुबह तक आपके पास आ जाएगी। चलिए बिना बात को देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन। इसका मतलब पढ़ने क्या वाले? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि फिजिक्स की बेटा एक मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है। फिजिक्स में कई ब्रांचें हैं, फिजिक्स में कई ब्रांचें हैं, साइंस मतलब फिजिक्स की कई ब्रांचें हैं, लेकिन उसमें एक टाइप होती है मैकेनिक्स। ठीक है, या बात करें सीधा टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स की कई ब्रांचों में से एक ब्रांच ये भी है। कई मतलब 10-20 हजार ब्रांचें नहीं है, 1 2 4 5 ब्रांचें। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स की बात कर ले तो हमारे पास एक मैकेनिक्स की ब्रांच आती है काइनामेटिक्स। क्या आती है बेटा? काइनामेटिक्स। एक आती है डायनेमिक, और एक आती है हमारी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इसे कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स आपको 11th-12th में कम पढ़ने को मिलती है। और फिर हम बात करते हैं डायनेमिक हो गई, और 7 टोटल ब्रांचें। स्टैटिक हो गई, स्टैटिक हो गई, और कौन सी हो सकती है? और हो सकती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाली ब्रांच, फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांच हो सकती है इसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको बहुत सारी ब्रांचें हैं फिजिक्स की पढ़ने। तो हम लोग आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, वो काइनामेटिक्स का चैप्टर। इसका चैप्टर है काइनामेटिक्स का। ठीक है, तो काइनामेटिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन से डील करती है। इससे डील करती है मोशन से, कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पीछे की रीजन नहीं बताया जाएगा। काइनामेटिक्स सिर्फ मोशन डील करती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बस इसी चीज से। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो यहाँ इस काइनामेटिक्स ब्रांच नहीं बताती। वो बताती है आपकी डायनेमिक। डायनेमिक ये नहीं बताती, डायनेमिक ये बताती है कि कौन सी टाइप ऑफ फोर्स लग रही है, उस फोर्स का नेचर क्या होगा, कैसी टाइप की फोर्स है। क्वांट फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मेरा फेवरेट तो फ्लूइड मैकेनिक्स रहा है 11th के। जब आप सेकंड पार्ट में जब चलेंगे तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा आपको। और फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड्स के बारे में करते हैं कि फ्लूइड कैसे फ्लो करते हैं, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पीछे उनकी एनर्जी जाने के बारे में। स्टैटिक, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके सर आप तो कह रहे हैं कि हम लोग मोशन के बारे में पढ़े। मैकेनिक्स मतलब मोशन, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। लेकिन आप तो कह रहे हैं स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब भी मोशन होता है बेटा। कभी कभी हम लोग जब कोई चीज रिलेट करके पढ़ते हैं ना किसी चीज से, तो वहां पे स्टैटिक ब्रांच है। और बात आती है फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो बिना बात को देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। आपको ये पता चल गया कि काइनामेटिक्स क्या चैप्टर है, जहां पर हम ये जानेंगे कि मोशन क्या क्या होता है, मोशन की क्या क्या कॉजेस के पीछे। तो इतनी ज्यादा इस चैप्टर में बात नहीं है, बात इसके आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। जब मोशन प्लेन पढ़ेंगे वहां पे ज्यादा अच्छे समझेंगे। यहाँ पर मोशन इन वन डायमेंशन आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। जब सीधी रेखा में किसी एक डायमेंशन में, डायमेंशन मतलब क्या होता है? कोई भी एक दिशा, किसी एक डायमेंशन में अगर कोई भी चीज चल रही होगी तो उसको मोशन जब वहां पर हो रहा होगा कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। चलो ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन। चलो तो बड़ी ध्यान सुनिएगा कहानी, बड़ी ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, चलिए मैं डिफिनेशन लिख लेता हूं यहां से। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time,
and surrounding stationary object. Surrounding stationary object, it is said to be in motion. उसको क्या कहेंगे? सॉरी, is said to be in rest. एग्जाम्पल के तौर पे कैसे क्या बात कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे a car is parked on parking. कोई कार है जो पार्किंग में पार्क है, कुछ भी है, आप अपने हिसाब से मोशन क्या कहेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट, मैं पहले डिफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छोटी छोटी चीजें, इस बात समझ चलेंगे, इसको कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी यहाँ पर। When an object change its position with respect to time and surrounding stationary object, it is said to be in motion. सो क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कार मूविंग ऑन द रोड, कार इज मूविंग ऑन अ रोड। बात करें, ठीक है। तो मैंने डिफिनेशन क्या लिखी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर जब कहेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। जब आप ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग भी कैसा? स्टेशनरी सराउंडिंग। स्टेशनरी सराउंडिंग मतलब सर समझाइए कैसे? जैसे मानिए बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं। ये एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है। आप सबको पता है पेड़ तो चलता नहीं है, पेड़ तो अपनी जगह खड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चलता भी है, ठीक है। अभी हम लोग आपको बात नहीं बता रहे उस चीज पे, लेकिन पेड़ भी चलता है, ठीक है। वो रिलेटिव मोशन की बात होगी जब किसी चीज को रिलेशन से पढ़ते तो, ठीक। मान लीजिए आप यहाँ पर पहले खड़े हुए थे पेड़ के पास, कहाँ खड़े? यहाँ पर खड़े। तो आप मान लीजिए 8 बज रहा है और आप यहाँ पर खड़े, कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, आप यहाँ खड़े, और 8:05 हो गए तब भी आप यहाँ खड़े, 8:10 हो गए तब भी आप यहाँ खड़े। तो आप क्या कहेंगे कि इस पेड़ के हिसाब से आप क्या है बेटा? स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी, मतलब रुके होंगे, सॉरी, आप इस पेड़ के हिसाब से क्या है बेटा? रेस्ट पर है। तो ये पेड़ कैसा हो गया? स्टेशनरी सराउंडिंग कैसा है आपकी? स्टेशनरी सराउंडिंग। कैसी सराउंडिंग है? स्टेशनरी सराउंडिंग है। तो इसको क्या कहेंगे आप? पेड़ के हिसाब से आप क्या है? रेस्ट पर। क्या है? रेस्ट पर। लेकिन मान लीजिए 8 बजे आप यहाँ पर थे और 8:05 पर, कितने बज के? 8:05 पर आप यहाँ पर आ गए, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं पहले पेड़ से इतनी दूर पर था, अब मैं पेड़ से इतनी दूर पर हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैं पेड़ से दूर आ गया, मतलब मैं अपनी पोजीशन मैंने अपनी चेंज कर दी। इसका मतलब मैं क्या हो गया? मोशन पे हो गया। या दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं, कि पेड़ हो सकता है मुझसे दूर चला गया हो, मैं अपनी जगह पर रहा। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि पेड़ कैसे दूर जाएगा? ठीक है बेटा, देखो जाता सब कुछ है, ठीक है, हर एक चीज रिलेटिव होती बढ़ती है, भावनाएं है सिर्फ, और कुछ नहीं। इमोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी चीज को बता सकते हैं, अब आप उसको थोड़ी सा दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे दिखाएंगे? मतलब ये तो फीलिंग करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर थे और आप यहाँ पर हैं, तो हमने रिलेटिव करके पढ़ रहे हैं ना। मान लीजिए आप ट्रेन पे, ठीक है, ये ट्रेन है, कैसी ट्रेन है भैया? ये ट्रेन है भैया, ठीक है, ये पहिया लगे इसके, यहाँ पर अरे यहाँ पर एक इंसान बैठा है, मान लीजिए चिंटू है, कौन है ये? चिंटू है, मान लीजिए चिंटू है, और ये कौन है? ये पिंकी है, कौन है? पिंकी। और इन दोनों को, दोनों बहन भाई हैं, हाँ गलत ना समझना, ये दोनों बहन भाई हैं, और इनको कोई छोड़ने आया, उसका नाम मान लीजिए, उसका नाम है नेहा। क्या नाम? नेहा, ठीक है। अब इनको कोई छोड़ने आया, तो नेहा के हिसाब से अगर ट्रेन आगे चलना शुरू कर दिए करके, तो नेहा के हिसाब से ये दोनों क्या हो गए? मोशन पे हो गए, और इनके हिसाब से भी नेहा क्या हो गई? मोशन पर हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने सराउंडिंग की बात की ना। अगर सराउंडिंग अलग अलग होगा तो सराउंडिंग इनके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से सराउंडिंग आप इनके हिसाब से मान रहे हैं, तो ये अपने सराउंडिंग के हिसाब देखेंगे कि मान लो यहाँ पर स्टेशन था, स्टेशन से इतनी दूर चले जा रहे हैं, और लेकिन अगर इनके हिसाब से देखेंगे, ये दोनों आपस में क्या है? पिंकी और चिंटू आपस में क्या है? तो कहेंगे भैया पिंकी और चिंटू आपस में क्या है? रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि पिंकी से चिंटू अभी भी इतनी दूर पर है, और चिंटू से पिंकी अभी भी इतनी दूर पर है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेशनरी बैठे हुए, मतलब शांत बैठे हुए हैं, रेस्ट पर हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं बेटा? ये रेस्ट है।
जैसे अभी के लिए जब आप जितनी देर वीडियो देख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पर है, कैसा है, रेस्ट पर रहेगा। मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इस चीज को आप समझिए और धीरे धीरे करके फील करने की कोशिश करिए कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक सेम टाइम पर मोशन और रेस्ट दोनों पर होता है। इस बात की हमको आइंस्टाइन जी ने बताया था। कैसे कि मान लीजिए एक अर्थ है, अब अर्थ पे सब लोग रहते हैं, अर्थ पे मान लीजिए हम भी हैं, आप भी हैं, तो हमारे हिसाब से तो आप रेस्ट पर हो गई, हमारे हिसाब से व्हाइट बोर्ड रेस्ट पर हो गया, इसके हिसाब से मान लो हम रेस्ट पर हो गए, ठीक। लेकिन हम दोनों तो अर्थ पर हैं, और अगर अर्थ घूम रही है बेटा, अगर अर्थ घूम रही है, अगर अर्थ मुन्ना घूम रही है, इसका मतलब है इसके अंदर का हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। इसलिए मैंने क्या कहा, हम इसको रिलेटिव करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पेड़ वाले केस में तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पोजीशन चेंज करी, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में पेड़ ने भी तो अपनी पोजीशन चेंज करी होगी, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मोशन में कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है। चल बढ़ते हैं आगे। तो रेस्ट और मोशन, आपको दोनों बातें क्लियर होंगी। आइए आगे की चर्चा करते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं पॉइंट मास की। किसकी बात करते हैं, पॉइंट मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, पॉइंट मास। क्या बात करते हैं, पॉइंट मास क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर खड़ा हुआ है, इसकी मान लीजिए कुछ हाइट होगी, ये मान लीजिए मार्कर है, इसकी हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। अगर ये अपनी डिस्टेंस का या अपनी हाइट का अपने से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, क्या कर लेता है, अपने से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करने लगते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप कानपुर में रहते हैं मेरे जान, और कानपुर से अगर आप दिल्ली का मैप देखेंगे तो आपको दिल्ली एज अ पॉइंट दिखेगा। कैसा दिखेगा, दिल्ली एज अ पॉइंट दिखेगा कि ये यहाँ पर दिल्ली है। लेकिन क्या दिल्ली इतना बड़ा है, नहीं, बहुत बड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा है सर, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेटा कानपुर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, बहुत दूर है। मान लो कानपुर 100 किलोमीटर में फैला होगा और दिल्ली की कानपुर से डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, पॉइंट मास हो गया। क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया। तो पॉइंट मास क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इसने यहां पर से इसको हमने धक्का मारा और यहां पर जाकर के ऐसे करके गिर गया, ऐसे करके गिर गया। ये भी 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 20 मीटर कवर कर गया, तो इसको हम यहाँ पर एज अ पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। पॉइंट मास क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस का या अपनी हाइट का या अपनी लेंथ का अपने से 10 गुना 20 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट मास कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट मास कहते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ cover a distance more than its length, then that object is considered as a पॉइंट मास, एज अ पॉइंट मास। उस ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम, पॉइंट मास मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉइंट मास। फिर सर दूसरे, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा था जहां पर से खड़ा हुआ और इसको हमने धक्का मारा और ये ऐसे करके गिर गया, ऐसे करके गिर गया, मान लीजिए ऐसे करके गिर गया, ठीक। अब इसको हम कहेंगे बेटा ये नॉट अ पॉइंट मास, ये पॉइंट मास नहीं है, ये पॉइंट मास नॉट अ पॉइंट मास। क्यों, इसको क्या कहेंगे सर, इसको कहेंगे बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या कहेंगे बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चैप्टर आएगा 9th 11th में ही आएगा, चैप्टर नंबर 6 से 7th है, 7th चैप्टर नंबर है, जहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। और इसको पढ़ना, इसकी पढ़ाई करना बहुत कठिन है, बहुत टफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, पहले ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर था, इसका सिरा यहाँ पर आ गया, इसने अलग डिस्टेंस कवर करी, इसने अलग डिस्टेंस कवर करी, इसने अलग डिस्टेंस कवर करी, ये तो जैसे जैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए ना, इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट मास नहीं है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो जल्दी साथ मेरे साथ दोहराएंगे कि पॉइंट मास क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन का, मतलब अपनी लेंथ का अपने से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉइंट मास कर दीजिए। मार्कर है, मार्कर अगर ऐसे गिर गया तो इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे, और मार्कर को मैंने ऐसे करके फेंक दिया तो इसको पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे कि पॉइंट मास क्या है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है।
चल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्या बोला है सर? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी आपको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख दिया सीधा, फ्रेम में लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। सर क्या बात कर रहे हो आप, स्पेलिंग हमेशा गलत करते हो। चलिए भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा वो दुनिया का वो हर एक ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में 3 चीजें बता सकता है, अगर उसके पास वो 3 चीजें हैं उसको हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। क्या 3 चीजें होनी चाहिए? पहली बात, उसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस पता होनी चाहिए। एक बार लिख लीजिए फिर हम आपको क्लियर करते हैं। उसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पता होनी चाहिए। उसके पास टाइम को नापने के लिए कोई भी क्लॉक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? कोई भी क्लॉक होनी चाहिए जिससे वो समय को नाप सकता है, जिससे वो समय को नाप सकता है। उसके पास वो 3 चीजें होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए? पहली बात तो कोऑर्डिनेट एक्सेस होनी चाहिए, दूसरी बात टाइम का क्लॉक होनी चाहिए जिससे वो समय को नापे, और तीसरी और सबसे मेन बात भैया जिसको देखेगा, जिसको नापना है वो भी तो होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऑब्जर्वर, जिसको वो ऑब्जर्व करके उसके बारे में सारी कहानियां देगा। ठीक है, चलिए हम बताते कैसे। पहले एग्जांपल 10 मिनट, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए घर है, क्या है? घर, और घर की बालकनी पे ये चिंटू खड़ा है। कौन खड़ा है बेटा? चिंटू। ठीक है, चिंटू। अब चिंटू के हाथ में घड़ी है। क्या है बेटा? घड़ी। या चिंटू के पास मान लो क्लॉक दे रखी है। क्या दे रखी है? इसके पास एक क्लॉक है, टाइमर क्लॉक है। ठीक ठीक। यहां पर से एक खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, ऐसे करके खंभे। यहां से पिंकी आ रही है चिज्जी लेकर के। चिज्जी मतलब समझते हैं ना आप लोग, चॉकलेट लेकर के पिंकी आ रही है। अब चिंटू ने अपनी छत पे, दोनों भाई बहन है, तो किसी ने पैसे से दिया होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन उसकी कहानी पे थोड़ी आ रहे हैं कि अब पिंकी दुकान से चॉकलेट लेकर आ रही। देखो भाई के लिए बहन लेने गई, क्या बात है। तो चिंटू ने क्या करा? चिंटू के पास सब कुछ है। अब चिंटू को क्या क्या चाहिए? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चिंटू को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है तो क्या क्या होना चाहिए? चिंटू के पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होनी चाहिए, टाइम क्लॉक होनी चाहिए, तो क्लॉक तो है, और दूसरी बात ऑब्जर्वर होनी चाहिए, तो ऑब्जर्वर भी है उसके पास। कौन है? पिंकी। अब उसने देखा बेटा कि उसको पता है ये बात कि इसके दो के बीच में बेटा 10 मीटर का गैप है। कितने का है? 10-10 मीटर का गैप है, मतलब खंबे जो है बेटा वो 10-10 मीटर के गैप में रखे हैं। ठीक है, उसने देखा पिंकी जो है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। अब पिंकी ने अपना कदम बढ़ाया आगे और पिंकी यहाँ पर आ गई। कितनी आ गई? मान लो यहाँ पर आ गई, लास्ट वाले खंबे पर आ गई। कहां पर आ गई? लास्ट वाले। तो अब चिंटू को उसके कोऑर्डिनेट भी पता चल गए। कहां कैसे बदल गए? मान लो पिंकी को उसने यहां पर देखा होगा, अब उसने खंबे को मान लिया उसका इनिशियल पॉइंट। क्या मान लिया? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, उसके पीछे कहीं से पिंकी आ रही है उससे मतलब नहीं है, उसने इसको क्या मान लिया बेटा? इनिशियल पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? इनिशियल पॉइंट मान लिया। एक सेकंड, ठीक, उसने इसको क्या मान लिया बेटा? इनिशियल पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? इनिशियल पॉइंट। अगर उसने इसको इनिशियल पॉइंट माना और पिंकी यहां पर, तो पिंकी गई है, फाइनल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? तो उसको कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। क्या पता है? कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन, ये फाइनल, इनिशियल, ये फाइनल। अब उसने देखा कि एक के बीच में 10 का गैप है, 10, 10, 20, 10, 30। इसका मतलब पिंकी की डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी? 30। अब मान लो यहां से यहां तक आने में पिंकी को 10 मिनट लगे होंगे या 5 मिनट लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 5 मिनट लगे होंगे बाय द चांस। तो हम यहां से उसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर पाएंगे, पिंकी कितनी स्पीड से चल रही थी। या मान लो 5 घंटे लग गए, कितनी स्पीड से चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पिंटू जो है, जो चिंटू है, वो पिंकी के बारे में तीनों चारों बातें बता सकता है कि पिंकी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी स्पीड थी, कितनी वेलोसिटी थी, कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, कितना उसको टाइम लगा। ये सारी बातें कौन बता पा रहा है बेटा? चिंटू बता पा रहा है। क्या बता पा रहा है? चिंटू बता पा रहा है। इसलिए हम चिंटू को क्या कह रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मेरी बात सुनिएगा मुन्ना बहुत ध्यान से। ये चिंटू ये सारी चीजें बहुत आसानी से बता क्यों पा रहा है? क्योंकि चिंटू जो है बेटा, चिंटू जो है वो खुद स्टेशनरी पर है, उसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्या हो रही है? कोई भी पोजीशन चेंज नहीं। अगर चिंटू दौड़ ऐसे कर रहा होता तो पिंकी को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अभी बात करेंगे उसको। तो यहां पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए, टाइम चाहिए, मतलब क्लॉक होनी चाहिए आपके पास जिससे आप समय माप सके, और दूसरी बात होनी चाहिए ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर किसी चीज के पास, किसी वस्तु के पास ये सारी तीन चार चीजें हैं, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। क्लियर होगी बात? चल, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनिशियल, क्या होता है? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है बेटा फाइनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो इनिशियल नॉन इनिशियल लिख लें, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब सर ये इनिशियल क्या है, नॉन इनिशियल क्या है, ये भी समझाइए। मैं समझा, इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे, एक सेकंड। हाँ, तो इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे, इनिशियल नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे बेटा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी हो, या तो रेस्ट पर हो, और या अगर मोशन पे हो तो कैसा हो, कांस्टेंट मोशन पर हो। कैसा हो, कांस्टेंट मोशन पर हो। कैसा हो, कांस्टेंट मोशन पर हो। कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट मोशन पर हो, लगातार उसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। मान लीजिए आप एक स्कूटर से जा रहे हो और आपकी खुद की स्पीड सही नहीं है, आप खुद पहले 40 से 50 60 70 80 रहे, तो बगल वाले की क्या नापोगे, पहले भैया खुद की तो नाप लो। क्योंकि आपने मान लो अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर है, कितनी हुई 100 किलोमीटर, तो आप 100 किलोमीटर लगातार अगर चलें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके 100 किलोमीटर लगातार आप मेंटेन किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो 100 किलोमीटर लगातार अगर आप मेंटेन किए हुए हैं तो आपकी कांस्टेंट स्पीड हो गई, और कांस्टेंट स्पीड से अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको स्टेशनरी दिखेगा, तो इसकी आप आराम से नाप पाएंगे। लेकिन आप पहले 40 से फिर 50 से फिर 100 से ऐसे चल रहे हो, तो खुद की जब आपकी सही नहीं है तो आप दूसरे को कैसे सही से नाप पाएंगे। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कहेंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट मोशन हो, जिसको यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। नॉन इनिशियल कैसे कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हो, तो हम उस समय कहते हैं कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा वो कैसा है, कैसा है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। चल हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अब इस कहानी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सब चीजें आप पढ़ के आए ऑलरेडी 9th क्लास में चैप्टर था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें पढ़ के आए। तो आइए जल्दी आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, या मैं सीधा यहां पर से दोनों के बीच में डिफरेंस लिख के बता देता हूं, तो डिफरेंस भी एक साथ क्लियर हो जाएंगे और डिफिनीशन भी आपको एक साथ क्लियर हो जाएगी। डिस्टेंस और ये हो जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चल डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ। आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा इसमें चर्चा बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, बाय मूविंग बॉडी। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या कहेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक, ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये कैसा है, एक्चुअल पाथ है। ये क्या है बेटा, फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है, आपको पता ही है। ठीक है, हम अभी आपको उसमें चर्चा कर भी देंगे। तो ये बेटा कौन सी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब सर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। तो वेक्टर क्वांटिटी बेटा वो होती है, इसके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, वेक्टर क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। कई किताबें लिखते हैं कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन ये कहना गलत है, डायरेक्शन होती नहीं है इनके पास, इनको जरूरत है डायरेक्शन की। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनको डिफाइंड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 न्यूटन का। लेकिन कैसे बता सकते हैं आप 10 न्यूटन का, मैंने आपको ये बात तो बताई नहीं कि इधर से लग रहा है, दोनों तरफ हो सकता है, दोनों इधर से लग रहा हो तो 10 ये हो सकता है इधर से लग रहा हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि वो किधर से लग रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें मैंने दिया 5 न्यूटन, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ बताता है, क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है कि कोई भी चीज कितनी स्ट्रेंथ से कितनी मजबूती से लग रही है। तो 5 न्यूटन का फोर्स, इसका मतलब 5 न्यूटन का बल इस चीज पर लग रहा है। ठीक, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। वैसे ही ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको बेटा कोई भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो आप कहेंगे ठीक है सर। अब आप मुझसे थोड़ी पूछेंगे इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे, भैया इधर से आ रहे, उसको आप क्या कहेंगे बेटा,
स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर, मतलब जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक। और वैसे ही बेटा डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कभी भी जीरो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कभी भी जीरो नहीं होगी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है। अब मेरी बात सुनिएगा, दो चार मोटे मोटे एग्जांपल करेंगे, आपको समझ में आ रहा है क्या बताएं, ठीक। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये यहाँ से लेकर के मैं यहाँ वाले यहाँ से मैं शुरू किया, यहाँ से 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से मैं फिर से 3 किलोमीटर गया। अब तो मतलब मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस हो गई आपकी 3 4 3 7 3 10, डिस्टेंस कितनी हो गई? 10। क्या डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना है? डायरेक्शन से कोई लेना देना तो है नहीं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? जैसे मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ से गया 10 किलोमीटर गया, और 10 के बाद मैं ऐसे चला गया 10 किलोमीटर और गया, फिर मैं ऐसे चला गया 10 किलोमीटर और गया, फिर मैं ऐसे चला गया 10 किलोमीटर और गया। तो आप क्या कहेंगे सर कितना गए? 10 10 20 10 30 10 40 गए। तो इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत है। अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक 10 किलोमीटर गया और उसके बाद मैं 10 किलोमीटर यहाँ पर भी गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम से जो बन के आएगा उसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इससे छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि बेटा मैं पहले 10 मीटर गया, फिर मैं 13 मीटर गया, तो मेरी डिस्टेंस कितनी है? मेरी डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे सर देखिए डिस्टेंस कितनी है, तो सर डिस्टेंस का तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। सर डिस्टेंस तो आपको 23 होने वाली है, चाहे आप ऐसे आए चाहे ऐसे जाइए, ठीक, कैसे भी जाइए, डिस्टेंस तो आपको 23। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो बेटा ये बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि हो सकता है कि आप 10 ऐसे गए हो और 13 पीछे आए हो तो -3 हो जाए, या हो सकता है आप ऐसे गए हो और ऐसे हो गया तब भी 23 आ जाएगी, या हो सकता है सर आप ऐसे गए हो ऐसे गए हो कभी। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? चल, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। चल, ये हो गया स्पीड और ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। चल, स्पीड क्या होता है बेटा? तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपने पढ़ाई है। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? तो वेलोसिटी को कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? तो वेलोसिटी को कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में समय, ठीक है, समझ आ रहा होगा। सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है? स्केलर। आपने कहा ना 50 किलोमीटर पर आवर के आएंगे, सर किधर से भाई कोई फर्क पड़ता नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है सर? तो ये है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वेक्टर होती तो है लेकिन इसकी वजह से नहीं है, और कई कारण है इसके पीछे। और ये कभी जीरो नहीं होगी, इट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगी। और ये हो भी सकती है, इट मतलब हो क्या सकती है? तो हो सकती है इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। कैसे? जब आप जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं लगातार, मान लीजिए आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्या होगा? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और इनके फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर भी इसको v से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बेटा हम एरो लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इसको डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद के जो टॉपिक आएंगे उनमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इनके भी क्वेश्चन लगाने की आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा इसके बाद। तो इसकी फॉर्मूला और भी हो सकता है, जिससे हम बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस की बात कर लें तो इसको एक फॉर्मूला ले सकते हैं, dv बराबर ds अपॉन dt, ये भी लिख सकते हैं। ये किसके लिए बात करते हैं? ds अपॉन dt, जब बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बहुत छोटी छोटी। हम चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये जब बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहां पर अब ये डी बाई डी टी लिखा है बेटा, कहीं डिफरेंशिएशन करना होगा तो आपको पता है इसके बाद के जो टॉपिक है वो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की और इसके आगे वाले क्वेश्चंस की। 2-4-5 क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यूज के कराऊंगा जो 11th-12th में आ रहे हैं आजकल, बहुत टफ पेपर आने भी आ भी रहा है। नीट के 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा और आईआईटी जेई का लेवल तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं एक आध क्वेश्चन जो मुझे आते हैं इस लेवल के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक ले मेरे बड़े साहब मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड डे।